हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा डिस्कस करेंगे। हमास क्या है, तनाज़ा कैसे शुरू हुआ, तनाज़ा कैसे हल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सेंचर के दिन, हफ्ते वाले दिन, गज़ा की पट्टी से फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास जो है, इसको कुछ लोगों के नज़दीक ये अस्करियत पसंद तंजीम है, कुछ लोग इसको अस्करियत पसंद नहीं मानते। ये आप पर डिपेंड है कि आप इसको अस्करियत पसंद मानते हैं या नहीं मानते। हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों में कम अज़ कम 300 अफराद की हलाकत के बाद इसराइली फ़िज़ाइया ने भी जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की, जिससे 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं। और वाज़ेह रहे कि सेंचर के दिन हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज के मुताबिक 3000 रॉकेट इसराइल की सरजमीन पर दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अलावा पैराग्लाइडर्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गज़ा की पट्टी के इलाके से इसराइली हदूद में दाखिल हुए। अगर हम मशरिक़ वस्ता की बात करें तो मशरिक़ वस्ता के इस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं, जिसका मुस्तक़बिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तनाज़े के तनाज़ुर समझने के लिए चंद अहम सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। ये तनाज़ा कैसे शुरू हुआ? यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, आप जानते होंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा यहूदियों को मारा गया था और सयोनी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए एक अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था, यानी कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद ये ख़िताब बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूँ मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ़्रांस ने मशरिक़ वस्ता को तकसीम किया और मुख्तलिफ़ रियासतें क़याम में आईं। ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सयूनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सयूनी तंजीमों ने अस्करी ग्रोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। 1947 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुकी थी, अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम यानी कि जो बैतुल मुक़द्दस है, यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस लोकेटेड है, एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने हमला कर दिया। ये याद रखें कि इसराइल जब रियासत बनकर उभरा था पूरी दुनिया पर, तो वो डेट था 14 मई 1948। 15 मई को इसके अगले दिन फ़लस्तीन ने नकबा डे मनाया था। ये FPSC PPSC में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नकबा डे कब मनाया जाता है। नकबा डे जो है ये 15 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 14 मई को ये रियासत बना था और 15 मई को नकबा डे मनाया जाता है। नकबा का मतलब होता है सानेहा, डिज़ास्टर। इसके बाद ये पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ़ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूँ फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहे ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक ख़ुद फ़रार हुए या उन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरिकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन को छीन लिया। मिस्र को सीनाई से भी हाथ धोना पड़ा। ये 1967 की बात थी। अगर 1973 में बात करें तो 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सीनाई मिस्र को वापस लौटा दिया। उर्दन ने भी कुछ अरसा बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। इसराइल आज भी गरबे उर्दन पर काबिज़ है, ताहम उसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फ़ौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे
پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقل کی فلسطینی ریاست دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت دو فلسطینی علاقے ہیں، جن میں سے ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس برسر اقتدار ہے، یعنی کہ جو حماس ہے یہ غزہ میں برسر اقتدار ہے، جس نے اسرائیل سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے۔ اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہیں تاکہ حماس تک ہتھیار نہ پہنچیں۔ دوسری جانب غرب اردن میں بین الاقوامی طور پر مانے جانے والی فلسطینی حکومت ہے، جس میں فتح تنظیم کا اہم کردار ہے۔ تاہم غرب اردن کہلانے والے اس چھوٹے سے علاقے میں 86% فلسطینی ہیں، جبکہ 14% لوگ اسرائیلی آباد کار ہیں، جو ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے سے عموماً فاصلے پر موجود ہوتی ہیں۔ زیادہ تر اسرائیلی بستیاں 70، 80 اور 90 کی دہائی میں تعمیر ہوئی تھیں، مگر گزشتہ 20 سالوں میں ان کی آبادیوں میں 2 گنا اضافہ ہوا۔ اسرائیل ان بستیوں کو پانی اور بجلی جیسی سہولیات فراہم کرتا ہے اور ان کی حفاظت اسرائیل کی فوج کرتی ہے۔ حماس کیا ہے؟ اگر ہم حماس کی بات کریں تو حماس غزہ کی پٹی پر برسر اقتدار فلسطینی ایک گروہ ہے، جو کہ 2007 میں اقتدار سنبھالنے سے اب تک اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے ہیں اور کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ 2007 سے اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپین یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جس سے یہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے، یعنی کہ حماس وہ ایک گروہ ہے جس کو ایران کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ حماس اور اسرائیل کیوں لڑ رہے ہیں؟ حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ موجود رہتا ہے، تاہم سنیچر کو حماس کی جانب سے ہونے والے حملے بالکل اچانک تھے، یعنی کہ سرپرائز یہ اٹیک تھا حماس کی جانب سے اسرائیل پر، جس میں حماس نے پہلے درجنوں راکٹ داغے، جس کے بعد اس کے جنگجو سرحد پار کرنے کے بعد اسرائیلی آبادیوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جن کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں پر سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس جنگجوؤں کے اسرائیل میں داخل ہونے کے بعد ملک کے جنوبی علاقوں میں ان کی اسرائیلی فوجیوں سے مسلح جھڑپیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس 53 جنگی قیدی ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کے سینئر افسر بھی شامل ہیں، اور ان میں سے بہت سے کو سرنگوں میں رکھا گیا ہے، جنہیں ماضی میں اسرائیل نشانہ بناتا رہا ہے۔ اس کارروائی کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر فوری فضائی حملے شروع کیے، جہاں مقامی حکام کے مطابق اب تک سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی کہ غزہ کی پٹی پر بھی اٹیکس ہوئے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر بھی مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ہیں نیتن یاہو۔ یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جن کی اور اگر فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان مرکزی تنازع کی بات کریں تو ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کا تعمیر، ان کے گرد سیکیورٹی رکاوٹوں کے تعمیر نے امن کے حصول کو مشکل بنا دیا ہے۔ تاہم ان کے علاوہ بھی کئی اختلافات موجود ہیں۔ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے،
ताहम इस दावे के बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल नहीं है। फ़लस्तीनी मशरक़ी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। फ़लस्तीनियों का मुतालबा है कि उनकी मुस्तक़बिल की रियासत की सरहदें 1967 की जंग से कबल की हालत पर तय होनी चाहिए। ताहम इसराइल इस मुतालबे को तस्लीम नहीं करता। इसराइल ने 1967 की जंग के बाद जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया वहाँ गैर कानूनी बस्तियाँ तामीर की गई हैं और अब ग़र्ब उर्दन और मशरक़ी यरूशलेम पर 5 लाख के करीब यहूदी बसते हैं। एक और मामला फ़लस्तीनी तारकीन वतन का भी है। PLO का दावा है कि इस वक्त दुनिया भर में 1 करोड़ से ज़्यादा फ़लस्तीनी मौजूद हैं, जिनमें से निसफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रजिस्टर हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इन अफराद को इसराइल वापस आने का हक़ हासिल है, जबकि इसराइल का मानना है कि ऐसा करने से इसकी यहूदी शनाख्त ख़तरे में पड़ सकती है। सो इसराइल में ज़्यादातर जो मज़हब है वो ज़्यादातर जो जिनकी हुकूमत है या गवर्नमेंट है वो यहूदी हैं, जिन्हें हम ज्यूज़ भी कहते हैं। ऐसे में अमन आखिर कैसे कायम होगा? इसके लिए दोनों जानिब से चंद इक़दाम ज़रूरी होंगे। इसराइल को फ़लस्तीनियों की आज़ाद रियासत का हक़ तस्लीम करना होगा। गज़ा की पट्टी के मुहासरा ख़त्म करना होगा और मशरक़ी यरूशलेम और ग़र्ब उर्दन में रुकावटें ख़त्म करनी होगी। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी ग्रोहों को तशद्दुद तर्क करना होगा और इसराइल की रियासत को तस्लीम करना होगा। साथ ही सरहदें यहूदी बस्तियों और तारकीन वतन की वापसी के मामले पर भी समझौता ज़रूरी है। testpoint.pk विज़िट करें। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।